हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 और इस एक्सरसाइज में हम जो चीज पढ़ेंगे, जो हमारा टॉपिक है वो है सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो हमें अभी क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड करने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और जो मेथड हमने यूज करना है सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए उस मेथड का नाम है फैक्टराइजेशन। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन क्या होता है? तो सॉल्यूशन किसी भी इक्वेशन का, सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, हम यहां ना कि सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बट कोई भी इक्वेशन अगर हम बात करेंगे, उसका जो सॉल्यूशन होता है वो हमेशा क्या होता है? वैल्यू ऑफ वेरिएबल। वो हमेशा कौन होगा? वेरिएबल की वैल्यू, जो वेरिएबल उस पर्टिकुलर इक्वेशन में होगा उसकी वैल्यू, जो कि क्या करे? विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन, जो कि इक्वेशन को क्या करेगी? सेटिस्फाई करेगी। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है? सेटिस्फाई करने का मतलब यह है कि वेरिएबल की उस वैल्यू को जब हम इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो हमें लेफ्ट हैंड साइड जो इक्वेशन की होगी उसको राइट हैंड साइड के इक्वल बना देगी। ठीक है, यानी कि अगर वैल्यू वेरिएबल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी तो उसमें क्या होगा? वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को, दोनों साइड्स को इक्वेशन की इक्वल कर देगी। ठीक है, तो ये इसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो सॉल्यूशन हमेशा इक्वेशन में कौन होता है? सॉल्यूशन हमेशा वेरिएबल की वैल्यू को कहा जाता है। याद रखिएगा, जब भी कभी आपसे पूछा जाए व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, तो आपका आंसर होना चाहिए सर, इट इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन। सेटिस्फाइज मींस मेक्स द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। ठीक है, आपके सामने मैंने ये एक इक्वेशन ली हुई है, हम इस इक्वेशन की का सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। ठीक है, मैं यहां पे फैक्टराइजेशन मेथड यूज नहीं करूंगा, मैं सिंपल आपको एक तरीका बताता हूं। क्या कि मैं यहां पे वेरिएबल की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करता हूं। मैं यहां पे x को 1 रखता हूं, तो मेरे पास क्या आएगा? -2 इंटू 1 का स्क्वायर -1 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये बनेगा -2, 1 का स्क्वायर 1, तो ये -2 ही रहेगा। -1 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो -3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएगा, 0 इक्वल टू 0। तो देखो x की वैल्यू जब मैंने 1 रखी यहां पे, तो मेरे पास इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड थी, जब मैंने x की वैल्यू को 1 सब्स्टिट्यूट किया वेरिएबल की जगह पे, मैंने जब 1 रखा, तो मेरे पास जो इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड बनी वो कौन है? 0 है, और राइट हैंड साइड ऑलरेडी क्या थी? 0 थी। और जिससे ये क्लियर हो गया कि x की वैल्यू 1 इक्वेशन की लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड्स को क्या कर रही है? सेटिस्फाई, यानी कि इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो हम उस समय x इज इक्वल टू 1, ये हमें इज अ सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक, ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होगा? सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन को क्या करते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब बता सकते हैं कि कौन सॉल्यूशन होता है। तो सॉल्यूशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमेशा उसके वेरिएबल की वैल्यू होगी। और कितने सॉल्यूशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हो सकते हैं वो हमें मालूम है, जितनी उसकी डिग्री होगी मैक्सिमम उतने सॉल्यूशन उसके हो सकते हैं। जैसे अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे तो मैं यहां पे लिखूंगा अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं तो उसके हैज मैक्सिमम ऑफ 2 सॉल्यूशंस। ये पॉलिनोमियल्स में भी पढ़ा था हमने कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ 2 सॉल्यूशंस इसके हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, कम हो सकते हैं, एक हो सकता है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वल हमारे पास इक्वल मतलब दोनों जो वैल्यूज आएंगी वेरिएबल x की, जैसे यहां पे x इज इक्वल टू 1 ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, इसी तरह से x की एक और कोई वैल्यू हो सकती है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकती है। ठीक है, तो उस समय 2 सॉल्यूशंस होंगे। अगर 1 ही सिर्फ इसको सेटिस्फाई करे, मतलब इसके 1 के अलावा कोई और ऐसी वैल्यू x की जो कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल ना बनाए, तो हम कहेंगे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है। और अगर इसकी मतलब वेरिएबल की कोई भी वैल्यू इसको सेटिस्फाई ना करे, तो हम ये कह सकते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं? 2 सॉल्यूशंस, 2 सॉल्यूशंस एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हो सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। तो ये मेथड बच्चों हम पिछली एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। जैसे हमने मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड कहा जाता है इसको, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन किसका? लेकिन ऑफ
क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसको हम कहते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। सभी बच्चों को पता है ये मेथड क्या हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था, तो मैं उस पर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। जिस बच्चे को डाउट होगा वो मेरी पिछली एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन की वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम मूव करेंगे अपनी एक्सरसाइज 4.2 की तरफ। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट इसमें दिया हुआ है हमें एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। कहते हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करके बताइए। तो उसके लिए हमें फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करना है, तो बनेगा -10, ठीक है। -10 एक्स स्क्वायर, 3 को स्प्लिट करेंगे। तो मैंने आपको उसका मेथड बताया था प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड। तो हमें पता है प्राइम फैक्टराइजेशन 10 की है 2 और 5, तो 2 और 5 में डिफरेंस होता है 3 का। तो ये हमारे पास बनेगा एक्स स्क्वायर -3 चाहिए हमें, तो बड़ी टर्म 5x आएगी और छोटी टर्म पॉजिटिव आएगी, तभी हमें -3 मिलेगा, ठीक है। -10 इज इक्वल टू 0। दोनों में x कॉमन आएगा, x -5, और इनमें +2 कॉमन आएगा, तब बचेगा x -5 इज इक्वल टू 0। तो x -5 दोनों में कॉमन होगा, तो बचेगा x +2 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे सभी बच्चों ध्यान रखा करिए, जब भी हम इक्वेशन की बात करते हैं तो विच इंप्लाइज का साइन आता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहां पे दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो प्रोडक्ट 0 तब होता है जब दोनों में से एक वैल्यू 0। तो या तो x -5 0 होगा, या फिर x +2 जो है ये 0 हो सकता है। तो यहां से हमें एक वैल्यू मिलेगी ये और दूसरी मिलेगी -2। तो यहां से हमें समझ में आ चुका है कि इस इक्वेशन के में x की 2 वैल्यूज है, एक 5 है और एक -2 है। अब चेक करने के लिए दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड भी इसकी क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी, ठीक है। तो दिस इज द आंसर, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट आप लोग खुद करोगे, ठीक है। थर्ड मैं करवा देता हूं, थोड़ा सा टिपिकल नहीं है, इजी है, बट देखते हैं। तो क्या है थर्ड पार्ट, स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो करेंगे फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई, √2 इंटू √2 इज 2, 2 5 10 बनेगा आपके पास। तो 7x को आपको स्प्लिट करना है, तो 5 + 2 इज 10, ठीक है। तो मैं यहां पे आपके सामने करता हूं। फर्स्ट टर्म जो है √2x स्क्वायर है, और थर्ड टर्म क्या है हमारे पास 5 √2 है। करेंगे इसको सॉल्व, √2 इंटू √2 का स्क्वायर, फिर हमारे पास बचता है 5 और बचेगा x स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आएगा 5 इंटू 2x स्क्वायर, तो ये 10x स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो 7 आपके पास है यहाँ पे। तो 7 जो है हमें पता है कि 10 की मिडिल प्राइम फैक्टराइजेशन है 5 इंटू 2, तो 5 और 2 कितने होते हैं 7, हो जाएगी यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो √2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 √2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन है x, तो हम x को कॉमन लेंगे, तो हमारे पास यहां पे क्या आएगा √2x प्लस 5, और हाँ यहां पे मैं 2 को स्प्लिट कर सकता हूं। अगेन देखेंगे, ये मेरे पास है, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, जो 2 है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं √2 इंटू √2। चेक कर लो, √2 इंटू √2, अगेन हमारे पास क्या होगा 2 ही होगा, ठीक है, इंटू x प्लस 5 √2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप बनेगा, मैंने यहां पे बच्चों इन दो टर्म्स में से कॉमन क्यों नहीं निकाला, मैंने एक स्टेप ऐड कर दिया जिसमें मैंने 2 को क्या किया हुआ है फर्दर √2 इंटू √2 में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा x इंटू √2x प्लस 5। अब देखेंगे ये एक टर्म है, √2 इंटू √2x जो है ये एक टर्म है, ठीक है, और ये दूसरी टर्म है। इन दोनों में √2 कॉमन है, तो हम उसको कॉमन लेंगे, तो यहां पे हमारे पास बचेगा √2x और यहां पे क्या बचेगा 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इन दोनों में से √2x प्लस 5 हमारे पास अगेन कॉमन आ चुका है, तो पीछे क्या बच रहा है x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। तो इधर √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और
x प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे आपके पास आएगा अंडर रूट 2x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -5 अपॉन अंडर रूट 2, और यहां पे आएगा x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2। तो ये रूट आ गया हमारे पास x का, और एक ये रूट हमारे पास आ चुका है। तो इस तरह से हम इसकी मीटर टर्म स्प्लिटिंग मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का 4th और 5th पार्ट भी आपके लिए होमवर्क है, आप खुद करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, अब चलेंगे हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको, जब मैंने 4.1 एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन करवाई थी तो उसमें मैंने एग्जांपल 1 सॉल्व करवाई है आपको, तो उसी को यहां पे बोला हुआ है कि फैक्टराइजेशन वाले मेथड से उन्हीं 2 एग्जांपल्स को सॉल्व करिए। ठीक है, तो वो एग्जांपल्स मैंने 4.1 एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में सॉल्व करवाई हुई है, तो आप लोग उस वीडियो को कंसल्ट कर सकते हो। ठीक है, उस वीडियो का टाइटल है क्लास 10th क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.1 इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो उस वीडियो को आप कंसल्ट करके देख सकते हो, वहां से आपको क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों पार्ट्स आपको वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। इन्होंने कहा हुआ है कि आपको 2 नंबर फाइंड करने हैं जिनका सम क्या होगा 27 होगा और प्रोडक्ट क्या होगा 182। यानी कि वो कोई भी 2 नंबर्स हो सकते हैं, कोई भी 2 नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, जिनको हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 27 मिलेगा, और अगर हम उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 182 मिलेगा। ठीक है, तो हमें इन दोनों नंबर्स को क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखेंगे किस तरह से हमें इसको फाइंड कर सकते हैं हम। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक चीज के ऊपर ध्यान देना है हमें। तो हम जो चीज हमें सबसे पहले गिवन दी हुई है वो है कि दोनों नंबर्स का सम 27 है और प्रोडक्ट क्या है 182। तो हमें दिया हुआ है गिवन सम ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू 27, ये हमें उन्होंने बताया हुआ है। अब हमें नहीं पता दोनों नंबर्स क्या है, तो अगर मैं एक नंबर अगर मेरे को पता चल जाता है, लेटर से एक नंबर हमारे पास x है, ठीक है, दूसरा नंबर नहीं मालूम हमें, एक नंबर को अगर हम एज्यूम कर लें कि वो क्या है x है, और दूसरा नंबर हमें नहीं पता, तो दूसरा नंबर क्या होगा 27 में से हम x को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दैट्स इट। ठीक है, तो वही करेंगे। अगर मैं एक नंबर को लेट वन नंबर बी x, देन अदर नंबर, तो अदर नंबर क्या होगा, दूसरा नंबर क्या होगा 27 माइनस x होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगेन, या इसको इस तरह से लिखते हैं हम ऑल्सो प्रोडक्ट देयर प्रोडक्ट ऑल्सो देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू 182, देयरफॉर, और दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, प्रोडक्ट अगर है तो x इंटू 27 माइनस एक्स इज 182, मल्टीप्लाई करेंगे 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। तो मैं इन दोनों टर्म्स को उस तरफ ले जाऊंगा, तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे 0 बचेगा, इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, 27 इस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव है, तो इस तरफ आके वो क्या हो जाएगा नेगेटिव में आएगा, और ये आ जाएगा प्लस 182। या फिर इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। तो विच इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, विच इज या ये क्योंकि ये एक क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो फैक्टराइजेशन वाले मेथड से हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड करेंगे। तो देखेंगे फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करके देखेंगे। यहाँ पे हम फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर और थर्ड टर्म है 182, तो हमें क्या मिलेगा 182 एक्स स्क्वायर। तो प्राइम फैक्टराइज करिए, 182 को करते हैं 2 से 291, अगेन 3 से नहीं होता 91, 5 से भी नहीं होगा, 7 से होगा, 7 13 एंड 13 1। तो हमें यहां पे चाहिए माइनस 27x। तो अगर मैं यहां पे कॉम्बिनेशन बनाता हूं 13 2 26 और 7, तो 26 और 7 किसी भी एंगल से हमें प्लस या माइनस होकर 27x नहीं देंगे। और अगर मैं 7 2 14 और यस
14 और 13 का जो सम होता है वो 27 के इक्वल होता है। ठीक है, तो हम यहां पे ऐसे इसकी मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे कि जो हमारे पास 14 और 13 है उनको मल्टीप्लाई करके 182 बचना चाहिए और सब्ट्रैक्ट या ऐड करके हमें 27 मिलना चाहिए। तो 14 और 13 को ऐड ही करना पड़ेगा 27 बनाने के लिए, लेकिन हमें साइन यहां पे नेगेटिव चाहिए, तो उसके लिए मुझे इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होके हमें ऐड होके माइनस 27x ही देंगे और मल्टीप्लाई होके 182 देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपके पास x कॉमन आ सकता है, तो ये बचेगा x माइनस 14 और यहां से आपके पास माइनस 13 कॉमन आ सकता है, तो यहां पे भी आएगा x माइनस 14। देखेंगे यहां से मैंने माइनस को भी कॉमन लिया, जब मैंने माइनस को कॉमन लिया तो जो ये वाली टर्म थी हमारे पास जो कि यहां पे x बच रहा है ये पॉजिटिव हो जाएगी और पॉजिटिव वाली किस में चेंज हो गई है, नेगेटिव साइन में चेंज हो गई है। तो ये हमारे पास आएगा x माइनस 14 यहां से कॉमन आएगा तो बचेगा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो हम लिख सकते हैं इधर x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आएगी एक 14 और एक आएगी 13। x की यहां पे दो वैल्यूज आ रही है हमारे पास। अगर एक नंबर जो है वो 14 है तो दूसरा नंबर क्या होगा, दूसरा नंबर क्या होगा 13। अगर x हम 13 लेंगे तो दूसरा नंबर क्या होगा 14 होगा। तो हम यहां पे दोनों वैल्यूज के लिए लिखेंगे when x is equal to 14 तो therefore one number is equal to 14 तो other number is equal to 27 minus 14 that is 13। ठीक है, तो when x is equal to 13 therefore one number, एक नंबर क्या होगा हमारे पास 13 तो other number is equal to 27 minus 13 that is 14। तो इस तरह से हम इसको एक्सप्रेस करवा सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में भी बताया था कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर कौन से होते हैं, एक के बाद जो नेक्स्ट हमें मिले। ठीक है, जो एक सीक्वेंस में चलते हैं, एक सीक्वेंस में हमारे पास आते हैं, जैसे 1 2 3 4 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, 0 1 2 3 4 कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में हमें हमेशा जब हम पॉजिटिव इंटीजर्स, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि सारे के सारे पॉजिटिव और कॉन्जिक्यूटिव, मतलब 1 से लेके इंफिनाइट, यानी कि सारे के सारे नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है यहां पे। ठीक है, तो अब इन्होंने हमें क्वेश्चन में इस तरह से दिया हुआ है कि फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। तो दोनों के स्क्वायर्स का सम जो होगा वो 365 है और वो दोनों नंबर्स कैसे होंगे, कॉन्जिक्यूटिव होंगे। तो उसके लिए हमें मानना पड़ेगा कि वो एक नंबर अगर x होगा तो दूसरा नंबर हमें क्या मिलेगा, x प्लस 1 मिलेगा। ठीक है, तो लेट टू consecutive positive integers be x और x plus 1। ठीक है, अब क्वेश्चन ये कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x दोनों का स्क्वायर और x प्लस 1 का स्क्वायर, अब इन दोनों के स्क्वायर का जो सम होगा वो क्या है 365 है। ये हमें क्वेश्चन में उन्होंने दिया हुआ है। करेंगे सॉल्व इसको, x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 365। तो आपके पास बनेगा x स्क्वायर इज 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 365। तो ये आएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके बाद आपके पास आएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा, 2 कॉमन आएगा तो बचेगा x स्क्वायर प्लस x माइनस यहां से 182 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे आपके ये 2 जो है 0 से डिवाइड कर जाएगा उस तरफ, तो आपके पास आएगा माइनस 182 इज इक्वल टू 0.2।
तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास बनेगी दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। तो ये उसी तरह की इक्वेशन बन रही है जैसी हमारे पास पीछे बनी थी, लेकिन वहां पे हमारे पास यहाँ पे माइनस 27x था, यहाँ पे x आ रहा है। ठीक है, तो करेंगे इसको भी सॉल्व। तो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर और थर्ड टर्म है माइनस 182, इनको मल्टीप्लाई करके हमें मिल रहा है माइनस 182 एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 182 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो ये आपके पास बनेगा 7, 13 एंड 13 1। तो 7 2 14 और 13 दोनों में डिफरेंस होता है 1 का, तो हमें 1 ही चाहिए, मतलब कि हमें मिडिल टर्म जो है हमारे पास x ही है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, 14x और 13x को सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन साइन यहां पे पॉजिटिव है, तो इसका मतलब 14x पॉजिटिव होगा और 13x क्या होगा, नेगेटिव। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखें तो रिजल्ट हमारे पास 182 ही एक्स स्क्वायर ही आएगा, लेकिन नेगेटिव में, और अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पॉजिटिव x हमारे पास रिजल्ट आने वाला है इसका। तो ये बनेगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास जो इन दोनों में से x कॉमन है, तो x को हम कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 14, और इन दोनों में माइनस 13 कॉमन है, माइनस 13 कॉमन है, तो यहां पे बचेगा x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। देखेंगे अगेन मैंने दोनों में से माइनस को कॉमन ले लिया, जब माइनस कॉमन लिया तो ये वाली टर्म भी पॉजिटिव हो गई और ये वाली टर्म भी क्या हो गई, पॉजिटिव। तो यहां पे x प्लस 14 आपके पास कॉमन आएगा, तो बचेगा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम देख सकते हैं इधर x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक 14 आ रही है और एक माइनस 14 आ रही है और एक 13 आ रही है। अब लेकिन यहां पे x की दो वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या कर रही हैं, सेटिस्फाई, लेकिन दोनों में से एक वैल्यू नेगेटिव है, तो उस नेगेटिव वैल्यू को हमें इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो x की वैल्यू को जो हमने लेट किया था वहां पे x क्या था, पॉजिटिव इंटीजर था, लेकिन यहां पे x की एक वैल्यू नेगेटिव इंटीजर है, तो नेगेटिव इंटीजर वाली वैल्यू को हम इग्नोर करेंगे और सिर्फ किसको लेके चलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर वाली वैल्यू को। तो लिखेंगे यहां पे हियर x इज इक्वल टू माइनस 14 इज इग्नोर्ड एज x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, देयरफॉर x क्या होगा हमारे पास, सिर्फ 13 ही होगा। तो जो दो नंबर हमें चाहिए थे कॉन्जिक्यूटिव, वो लिखेंगे हेंस द टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर, अगर एक 13 है तो दूसरा 13 प्लस 1 इज इक्वल टू 14। ठीक है, तो हमें दोनों कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हमारे। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत आसान सा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी बहुत है। ठीक है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, तो ध्यान दीजिएगा इस पे। क्वेश्चन है द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड्स। तो ये कहते हैं, क्वेश्चन में इन्होंने इस तरह से दिया हुआ है कि आपके पास एक राइट ट्राइंगल है। अब इस राइट ट्राइंगल में जो हाइपोटेन्यूज है ट्राइंगल का, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो बेस से छोटा है, और कितना छोटा है, 7 सेंटीमीटर छोटा है। यानी कि हम अगर मान लें कि बेस इसका x सेंटीमीटर है, तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा, x माइनस 7 सेंटीमीटर, सॉरी हाइपोटेन्यूज नहीं, ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड क्या होगा, x माइनस 7 सेंटीमीटर। उसके बाद इन्होंने लिखा हुआ है कि हाइपोटेन्यूज जो है वो 13 सेंटीमीटर है, तो बाकी दोनों साइड्स इसकी निकाल के बताइए। तो हाइपोटेन्यूज 13 है, हमें बेस और ऑल्टीट्यूड निकालना है। ठीक है, तो यहीं से हमारे पास बन जाता है कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कहा हुआ है कि ऑल्टीट्यूड राइट ट्राइंगल का 7 सेंटीमीटर है, छोटा बेस से। तो बेस अगर x है तो ऑल्टीट्यूड x से 7 सेंटीमीटर छोटा है, तो x से आप 7 को माइनस कर देंगे। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, 13 सेंटीमीटर है, तो हमें बाकी की दो साइड्स इसकी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसमें हमें लेट किसको करना पड़ेगा, मतलब कौन सी साइड ट्राइंगल की एज्यूम करनी पड़ेगी, बेस, क्योंकि बेस पता चलेगा तभी हमें हाइपोटेन्यूज मिल सकता है। तो हम यहां पे ले लेते हैं लेट बेस
ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। तो देयरफॉर द ऑल्टीट्यूड या इट्स ऑल्टीट्यूड इज इक्वल टू x माइनस 7 सेंटीमीटर। अब हमें जो गिवन दिया हुआ है दैट इज गिवन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना दिया हुआ है हमें 13 सेंटीमीटर। ठीक है। नाउ अब अगर हम बात करते हैं राइट ट्राइंगल की में हमारे पास एक रिलेशनशिप आता है जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। और ये आप लोगों ने सभी ने सुना होगा इसके बारे में। पाइथागोरस थ्योरम में हम क्या करते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड का क्या लेके चलते हैं, स्क्वायर लेके चलते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं यहां पे। तो मैं यहां पे हम किसका यूज करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पीजीटी इसकी शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम जो कि क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड स्क्वायर। ठीक है। हाइपोटेन्यूज हमारे पास है 13 सेंटीमीटर, तो यहां पे हमारे पास बनेगा 13 का स्क्वायर। बेस हमने लेट किया था एक्स स्क्वायर और ऑल्टीट्यूड हमने लिया था x माइनस 7, तो यहां पे इसका स्क्वायर बन जाएगा। 13 का स्क्वायर इज 169 एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 7 टू 14x। ठीक है। आप फॉर्मूला अप्लाई करके चेक कर सकते हैं। 169 को उस तरफ ले जाएंगे तो यहां पे बचेगा 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस ये 169 इस तरफ आएगा तो नेगेटिव साइन इस पे इंपोज होगा, तो यहां पे आपके पास ये बनेगा 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 120 इज इक्वल टू 0। चेक कर लो। ठीक है। तो इन तीनों में से हमें 2 कॉमन मिल रहा है यहां पे, तो 2 को हम कॉमन लेंगे तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो इसके बाद जो हमारे पास आएगा 2 इस तरफ आके डिवाइड होगा 0 के साथ, तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0/2। तो यहां पे आपके पास जो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके। तो अब हमें इसकी फैक्टराइजेशन यूज करना है, इसकी मिडल टर्म स्प्लिटिंग करनी है, तो करेंगे एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 60 इज माइनस 60 एक्स स्क्वायर। 7 को स्प्लिट करना है तो 12 5 60 होते हैं, 12 माइनस 5 इज 7, तो ये स्प्लिट हो जाएगा हमारे पास माइनस 12x प्लस 5x। चेक कर सकते हो आप। ठीक है। माइनस 60 इज इक्वल टू 0, तो यहां पे x कॉमन आएगा x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन आएगा x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे x माइनस 12 कॉमन है तो बचेगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इधर x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो x की 2 वैल्यूज आ रही है, एक 12 आ रही है और एक आ रही है माइनस 5। ठीक है। तो क्योंकि हमें मालूम है साइड कभी भी ट्राइंगल की नेगेटिव नहीं होती है, तो इसीलिए हम x की वैल्यू जो माइनस 5 है इसको इग्नोर करेंगे। ठीक है। x इज इक्वल टू माइनस 5 इज इग्नोर्ड, क्योंकि एज साइड ऑफ अ ट्राइंगल कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इसीलिए हम x को क्या लेके चलेंगे, 12 सेंटीमीटर। मतलब हमारे पास जो बेस था राइट ट्राइंगल का वो क्या आ चुका है, 12 सेंटीमीटर। तो हेंस बेस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, तो देयरफॉर इट्स ऑल्टीट्यूड इज इक्वल टू 12 माइनस 7 दैट इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है। तो ये हमने बाकी की दोनों साइड इसकी निकालनी है। ओके। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री क्या कर रही है, कुछ पोट्री के आर्टिकल्स एक दिन में प्रोड्यूस कर रही है। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे, किसी खास दिन क्या हो रहा है, दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल,
हर एक आर्टिकल की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि कितने रुपीज में हम एक आर्टिकल को प्रोड्यूस कर पा रहे हैं या बना पा रहे हैं, वो क्या है, वॉज 3 more than twice the number of articles produced on that day। वो कितनी है, 3 ज्यादा है, किससे, जितने आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स मतलब जितने टोटल आर्टिकल्स उस दिन प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, उनको ट्वाइस करो, उनको डबल करो और उसमें 3 ऐड करो। ठीक है, ये एक आर्टिकल की क्या होगी, कॉस्ट होगी। मान लीजिए कि अगर हमारे पास एक कोई आर्टिकल है, लेट अस से, इसको प्रोड्यूस करने चलिए हम एक आर्टिकल की कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल, एक आर्टिकल की कॉस्ट कैसे दी गई है हमें, कि जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड उनको ट्वाइस करिए और उसमें 3 क्या करिए, ऐड, मतलब 3 ज्यादा है, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस, वो एक आर्टिकल की क्या होगी, कॉस्ट होगी। ये हमें यहां पे गिवन दिया गया है। उसके बाद कहते हैं कि अगर जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, टोटल कॉस्ट जो है प्रोडक्शन की, वो अगर ₹90 है, तो बताइए कि कितने आर्टिकल्स उस दिन प्रोड्यूस हुए और हर एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या होगी। ठीक है, तो ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है यहां पे। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हमें एज्यूम किसको करना है, यहां पे हमें उन्होंने बताया हुआ है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो डिपेंड कर रही है नंबर ऑफ आर्टिकल्स पे। तो अगर हमें नंबर ऑफ आर्टिकल्स मिल जाए तो हम वहां से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें इसीलिए किसको अज्यूम करना पड़ेगा, यहां पे नंबर ऑफ आर्टिकल्स को। तो यहां पे हम लेट करेंगे, लेट टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन अ डे, कितने हैं, हमने मान लिया कि टोटल आर्टिकल्स जो है वो x है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देयरफॉर कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल या 1 आर्टिकल हम कह सकते हैं, ईच आर्टिकल कितनी है, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स में 3 ऐड करेंगे, इतने रुपीस एक आर्टिकल की क्या होगी, कॉस्ट हमारे पास होगी। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि अगर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ₹90, अब एक आर्टिकल की कॉस्ट इतनी है, तो टोटल आर्टिकल्स इतने प्रोड्यूस हुए, यानी कि टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हमें टोटल आर्टिकल्स को 1 आर्टिकल की कॉस्ट के साथ क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो यहां पे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें दी हुई है और वो कितनी है, ₹90। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर 90 है, तो इन टर्म्स ऑफ द वेरिएबल x की टर्म्स में अगर हमें लेना है, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स है x और हर एक आर्टिकल की कॉस्ट है 2x + 3। तो हमें अगर सभी आर्टिकल्स की कॉस्ट निकालनी है, तो एक आर्टिकल की कॉस्ट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें टोटल आर्टिकल्स से। ठीक है, तो टोटल आर्टिकल्स हमारे पास है x इंटू 2x + 3 और वो क्या बनेगा हमारे पास 90। तो ये आएगा 2x² + 3x = 90। तो यहां पे आपके पास आएगा 2x² + 3x - 90 = 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ चुका है। अब हम यहां से क्या करेंगे, इसके रूट्स को फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करके देखेंगे। फर्स्ट टर्म है 2x² और थर्ड टर्म है -90, तो ये आपके पास बनेगा -180x²। अब हमें 3 को स्प्लिट करना है, तो उससे पहले 180 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी होगी। तो 2 90 से होगा, 2 45 से होगा, 3 15 से होगा, 3 5 से होगा और 5 1 से होगा। ठीक है, तो अब हमें चाहिए यहाँ पे +3x। तो देखेंगे 5 3 15, 3 2 6 2 12, 12 और 15 में डिफरेंस होता है 3 का। तो ये तो हमें पता चल गया, एक 15 होगा और दूसरा 12। बड़ी टर्म पॉजिटिव है, तो सॉरी यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, तो बड़ी टर्म जो 15x होगी वो पॉजिटिव होगी। तो यहीं से हम स्प्लिटिंग करेंगे इसकी, 2x² + 15x - 12x - 90 = 0। तो यहां पे सिर्फ x कॉमन आ सकता है, तो ये हमारे पास होगा 2x + 15 और यहां पे हमारे पास क्या कॉमन आएगा, 6 कॉमन आएगा। तो -6 कॉमन लेंगे, तो यहां पे बचेगा 2x + 6 5 15 × 6 होते हैं 90। ठीक है, तो यहां पे
2x प्लस 15 कॉमन आएगा तो हमारे पास बचेगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब इधर 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 2x इज इक्वल टू माइनस 15, x इज इक्वल टू माइनस 15 अपॉन 2 और यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस सॉरी पॉजिटिव 6 बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास x की दो वैल्यूज यहाँ पे आ रही हैं। एक आ रही है हमारे पास x इज इक्वल टू 15 माइनस 15 को 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 7.5 और एक वैल्यू आ रही है x की 6। लेकिन हमारे पास नंबर कभी भी डेसिमल फॉर्म में और नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे हियर x is equal to minus 7.5 is ignored as number of articles. Number of can't be negative as well as in decimal form. इसीलिए हम x को क्या लेके चलेंगे, 6 लेके चलेंगे। तो x कौन था, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस, तो वो कितने हैं, 6 आर्टिकल्स वाज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे और हर एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या होगी, 6 2 12 प्लस 3 15। ठीक है, तो वो लिखेंगे यहां पे, तो मैं यहां पे लिख देता हूं उसको। हेंस टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स produced on that day कितने, 6 and cost of each article कितनी होगी, 2 into 6 plus 3 12 plus 3 which is equal to rupees 15। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सरसाइज 4.2।